गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th में विषय विज्ञान में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में हमें आज पढ़ना है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो देखिए, जैसे खुले में कोई बर्तन रखा हुआ है और उसमें द्रव रखा हुआ है, यदि द्रव भरा हुआ है कोई भी लिक्विड, तो उसका वाष्पीकरण लगातार होता रहता है। ठीक। और वाष्पीकरण होने के दौरान क्या होता है, ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण में ऊर्जा लगती है, तो वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम हो जाती है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव होता है, वो द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आसपास ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा अवशोषित हो जाने के कारण या कम हो जाने के कारण शीतलता हो जाती है, यानी उसके आसपास शीतलता हो जाती है। ठीक। इसके उदाहरण से समझते हैं हम। जब आप एसीटोन यानी नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए जो द्रव आता है उसको अपनी हथेली पर गिराते हैं, तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली से या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। यानी वो वाष्पीकृत होने के लिए ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? आपकी हथेली से ही लेते हैं, जिसके कारण उसके आसपास ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा कम होने से हमें कैसा महसूस होता है? शीतलता महसूस होती है। ठीक। और आगे समझते हैं। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग क्या करते हैं, अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा सतह को शीतल बनाती है। यानी वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है, जल में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, तो वह गर्म सतह को क्या बनाती है? शीतल बना देती है। ठीक। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? चलिए समझते हैं, इनके और उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो क्या होता है, गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें ज़्यादा पसीना आता है। क्या आता है? ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। लेकिन ये शीतलता कैसे मिलती है, इसको आगे समझेंगे। चलिए देखिए, क्या होता है कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। क्या होते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। अब ये प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखिए, क्या होता है, जिस प्रकार कि 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक। तो वाष्पीकरण के लिए भी यानी जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही ऊष्मा क्या होगी? प्रसुप्त ऊष्मा होगी। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है। यानी वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा लगती है वो कहाँ से ली जाती है? हमारे शरीर से ही ली जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है? शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, यानी जल अधिक अवशोषित होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसका एक उदाहरण और देखते हैं कि बर्फीले जल से भरे गिलास में गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर क्यों आती हैं? क्या होता है, गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं कि जब हम किसी गिलास में, चाहे वो कांच का हो या स्टील का हो, उसमें यदि हम अधिक ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी डालें, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उसकी बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। तो उसका कारण क्या है? तो देखिए, क्या होता है कि किसी बर्तन में हम जब बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। और उसका कारण ये है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। क्या हो जाती है? ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।